अगर मैं आपसे पूछूं एक औरत सबसे ज़्यादा अनसेफ कहाँ रहती है, तो ज़्यादातर लोग को यही लगता है जब वो घर से बाहर जाती है तब वो अपने आप को अनसेफ समझती है। जब वो घर के बाहर किसी अनजान जगह पर ट्रैवल कर रही होती है या अनजान लोगों के बीच में होती है तब वो अपने आप को सबसे ज़्यादा अनसेफ समझती है। पहले मुझको भी यही लगता था जब तक मेरे पास डेटा नहीं था, और ये डेटा मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। आज की डेट तक लड़कियों के ऊपर जितने भी फिजिकल वायलेंस के केसेस हुए हैं उनमें 70% घर के अंदर होते हैं। इंडिया में अब तक जितने भी रेप केसेस हुए हैं उनमें विक्टिम के घर के अंदर दूर या पास के जानने वालों ने किया है। एक लड़की का पैसा बाहर चोरी हो जाए उससे ज़्यादा चांसेस है घर के अंदर बिना उसकी मर्जी के ले लिए जाए। 5 लाख लड़कियों को हर साल हम लोग मार देते हैं क्योंकि वह लड़कियां हैं। 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को हमने दुनिया में आने ही नहीं दिया क्योंकि वह लड़कियां हैं। और ये सारे फैसले घर के अंदर बैठ कर लिए जाते हैं क्योंकि इंडिया में हर किसी के पास साम्राज्य बहुत ज़्यादा है। हर किसी को अपना वंश चलाने के लिए एक वंशान की ज़रूरत होती है। जो आदमी चाय भी उधार मांग कर पी रहा होता है उसको भी अपना वंश चलाने के लिए वंशान की ज़रूरत होती है। इस डेटा से इतना तो समझ में आ गया कि एक औरत सबसे ज़्यादा बाहर के बजाय घर के अंदर अनसेफ है, और लड़कियां लोगों की सेकंड प्रायोरिटी हैं। हमारी इंडिया की आबादी में 52% आदमी और 48% औरत हैं। तो ऐसी क्या वजह हो गई कि हमारी 48% आबादी लोगों की सेकंड प्रायोरिटी होगी? वजह बहुत आसान है। आपसे पंगे वही लेगा जिसको लगेगा वो आपसे पंगे लेकर जीत सकता, यानी ये कमज़ोर को दबाया जाता है। तो लड़कियां कमज़ोर है ऐसा नहीं है। ईश्वर ने लड़का और लड़की को एक जैसा ही बनाया है। दोनों में समानता रखी है, हाँ कुछ फ़र्क रखी है। वह इसलिए कि रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरा हो सके। वह इसलिए नहीं रखेगी कौन वीपी बनेगा, कौन फैसले लेगा, कौन कार चलाएगा, कौन प्लेन चलाएगा। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ रिलेवेंट होता तो दुनिया के ऊपर सारे पहलवान राज करते। तो इतना तो समझ में आ गया कि लड़कियां कमज़ोर तो नहीं है, बल्कि उन्हें जानबूझकर कमज़ोर बनाया जाता है और इसकी ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू कर दी जाती है। अगर एक घर में बच्चा पैदा होता है तो अगर वह लड़की होती है तो उसे बार्बी डॉल, घर सारे केयरिंग और कोऑपरेटिव खिलौने दिए जाते हैं। अगर वही लड़का होता है तो उसे गन पकड़ा दी जाती है। उसे सारे एग्रेसिव स्पाइडरमैन, कार रेसिंग, सारे एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव खिलौने दिए जाते हैं। यह उनकी पसंद नहीं होती है बल्कि उनकी पसंद बनाई जाती है। लड़कियों की तरह भाग रहा है, लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़कियों की तरह बातें कर रहा है। जब माँ बाप लड़कों से ये सब बातें कर रहे होते हैं, बगल में उसकी बहन भी ये बातें सुन रही होती है। क्या लड़कियों की तरह भागना कोई बहुत बेकार भागना होता है? अगर एक लड़की भले ही पीएचडी कर रखी हो, अगर उसे बाहर जाना होगा तो उसके घर वाले 5 साल का छोटा बच्चा लगा देंगे। हालांकि अगर उस लड़की पर हमला हो भी जाए तो वो 5 साल का बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा। और जब वही छोटा बच्चा बड़ा होता है तो अपने आप को रक्षक और बहुत स्ट्रांग समझता है और लड़कियों को कमज़ोर समझता है। बचपन से ट्रेनिंग इस लेवल की होती है कि उनके दिमाग पे हावी हो जाता है। वह दुनिया में किसी से भी हार सकते हैं लेकिन एक लड़की से हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह सबसे ज़्यादा वेलनेबल तभी होती है जब उसे कोई लड़की रिजेक्ट करके जाती है। और कहीं न कहीं ये अटैक जो होते हैं, रेप केसेस जो होते हैं, उनमें यही साइकोलॉजी काम करती है। जहाँ तक बात रही शिक्षा की, अगर माँ बाप के पास एक को पढ़ाने के पैसे हैं तो वह लड़के को ही पढ़ाएंगे, भले ही उनकी लड़की कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो। मायके में उन्हें पराए घर जाना है और ससुराल में वो पराए घर से आएंगे, तो उनका एक्चुअल घर कौन सा है वो आज भी एक राज है। अगर आप घर के बाहर भी नेम प्लेट देखेंगे तो उन पर कभी भी घर की बहू का नाम नहीं होगा, ताकि वह जब घर के अंदर आए तो उन्हें पता रहे घर किसका है। 3 में से 1 लड़की घरेलू हिंसा का शिकार होती है। अगर आप नोटिस करेंगे तो दुनिया में कोई भी हिंसा होती है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल पाने के लिए होती है, और यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। इन्हें फाइनेंशियली तो कमज़ोर कर ही दिया जाता है। घरेलू हिंसा होती है ना, ये हर घर के हिसाब से अलग अलग होता है। तो कहीं पे भी तो इनको फिजिकल हिंसा होती है, कहीं पर मेंटली हैरेस किया जाता है, कहीं पे फाइनेंशियल हिंसा होती है। घरेलू हिंसा एक साइकिल का काम करती है। शुरू में नॉर्मल लाइफ चलेगी, उसके बाद घरेलू हिंसा होगी, फिर समझौता होगा, फिर नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर घरेलू हिंसा होगी, फिर समझौता होगा। और इस समझौते में आपको ये समझाया जाएगा कि यह आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। कई लोग इसके पीछे मेल एग्रेशन भी कार्ड बताते हैं।
हालांकि मेल एग्रेशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा कोई मर्द नहीं था, लेकिन इन्होंने कभी मेल एग्रेशन नहीं दिखाया। मेल एग्रेशन एग्जिस्ट भी करता तो ये फीमेल बॉस से गाली खा लेते, लेकिन वहाँ पे हाथ नहीं उठाते। फीमेल कलीग होती है, उनसे उन पे हाथ नहीं उठाते। घर में भी चाची, ताई, भाभी, माँ, बहन होती है, उन पे भी हाथ नहीं उठाते। लेकिन इनको अपना टारगेट पता होता है कि किन पे हमको हाथ उठाना है। अगर कोई भी घरेलू हिंसा का केस आपके सामने है तो आप एक बात नोटिस करना, जो आदमी अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होता है ना, वही लड़कियों पे हाथ उठाता है। हमारे कानून के हिसाब से कोई भी आदमी किसी भी औरत पे किसी भी केस में हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन फिर भी 3 में से 1 औरत पर हाथ उठता है। इसका मतलब 33% मर्द कानून के हिसाब से अपराधी है। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बचे हुए हैं कि उनके खिलाफ किसी ने कंप्लेन नहीं की। जब हम लोग गुलाम थे तो ब्रिटिशर हमको जहर पिलाकर नहीं मार रहे थे, वो भी यही कर रहे थे, हम लोग को बराबर नहीं समझ रहे थे। और इसके लिए हम लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। और जब आज हम आज़ाद हो गए हैं तो हम आज भी अपनी 48% आबादी वाले के साथ यही कर रहे हैं।